जी, बात चल रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे एन से जाहिर किया जाता है, जिसे साइन आई ओवर साइन आर से जाहिर किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि वेलोसिटी इन एयर और वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इस रेशो को कहते हैं, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि रेशो है इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। अगर एक जो कोई भी रे ऑफ लाइट है, वो लाइट अगर एक लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो फिर वो मूव कर जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। वो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है। नॉर्मल से मुराद ये है कि अगर आप लाइटर से डेंसर मीडियम जब वो मूव कर रही है, आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल जो सनाउल्लाह साहब की बुक है उसमें, कि एक लाइट जो है ना लाइटर मीडियम का मतलब है जिसमें पार्टिकल्स इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है लाइक एयर, और डेंसर मीडियम लाइक वाटर। तो हवा अगर ऊपर से लाइट हवा से पानी में जा रही हो तो आप उस सरफेस पर अगर एक राइट एंगल ड्रा करेंगे तो उस एंगल की तरफ ये मुड़ जाएगी, और अगर इसके ऑपोजिट होगा यानी कि डेंसर से लाइटर में जाएगी तो फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। इस तरह की छोटी छोटी बातें भी कई दफ़ा डिसाइसिव हो सकती हैं। अच्छा जनाब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें बहुत ज़्यादा मज़ीद कोई ख़ास चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी कुछ और फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि ये एन स्क्वायर माइनस वन ओवर एन स्क्वायर प्लस टू एम ओवर डी, इसे आप कह देते हैं स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन। स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन इसलिए कि ये पर्टिकुलर मैस और डेंसिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मालूम की जाती है, और फिर टेम्परेचर का असर इस पर उस तरह नहीं पड़ता जिस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर पड़ता है। और दूसरी एक और रिफ्रैक्टिविटी हो सकती है मोलर रिफ्रैक्शन, और जो यहाँ पर वन ओवर डी होगा स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन में, और मोलर रिफ्रैक्शन में एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर प्लस टू एम ओवर डी हो जाएगा। इसे आप मोलर रिफ्रैक्शन कह देंगे। मोलर रिफ्रैक्शन जो है ये हमने बात की कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी भी है और एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगेन मैं बार बार बताता जा रहा हूँ कि एटम्स के लिए जो वैल्यूज़ हैं उन्हें अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल जो सिस्टम है उसकी मोलर रिफ्रैक्टिविटी आ जाएगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन पर भी डिपेंड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अंदर जो स्पीशीज़ की अरेंजमेंट है ना एटम्स की, उस पर भी ये डिपेंड करती है। मोलर रिफ्रैक्शन के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात जो है वो है ऑप्टिकल एक्साल्टेशन। ऑप्टिकल एक्साल्टेशन को ज़रा समझें। ऑप्टिकल एक्साल्टेशन जैसे ही सवाल होते हैं जो हमें पेपर में ना पीपीएससी में सेलेक्ट नहीं होने देते, एक बात होती है वो ना सिर्फ वो सवाल हमारा गलत होता है बल्कि वो सवाल जो है ना अगले 3-4 को भी ले जाता है। वो हमें जो है ना सोचने में मजबूर कर देता है, यार इतना खूबसूरत वर्ड ये हमें नहीं आता। हमने केमिस्ट्री क्या पढ़ी है कि हमें ऑप्टिकल एक्साल्टेशन जैसे वर्ड नहीं समझ आ रहे, हमें पेप्टाइजेशन जैसे वर्ड कभी सुनने को नहीं मिले। तो ये जो है ना ये मसला है थोड़ा सा। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं ना जो बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हों वो आप लाजमी कर लिया करें। सही है जी। इससे ना आप पेपर में यू विल फील प्राउड। जब आप पेपर में प्राउड फील करें ना, इससे भी 2-3 सवाल इकट्ठे हुए सही हो जाते हैं आदमी के। अच्छा, तो ऑप्टिकल एक्साल्टेशन जो है ना, ऑप्टिकल एक्साल्टेशन क्या है? मोलर रिफ्रैक्टिविटी मैंने क्या बात कही कि जनाब आपके पास स्पीशीज़ हैं, आपके पास एटम्स हैं, हर एक एटम की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है मोलर रिफ्रैक्शन की। आपने बॉन्ड्स की बात कर ली, उनकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब आपको एटम्स की वैल्यू भी पता है, बॉन्ड्स की बात भी वैल्यू भी पता है। अब आपने इन्हें जमा करके ना क्या किया, आपने एक्सपेक्टेड जो मोलर रिफ्रैक्शन वैल्यू थी वो निकाल ली। सही है जनाब। लेकिन ये काम हर जगह सही काम कर रहा है, ये हर सिस्टम पर काम कर रहा है, ये इवन बेंजीन पर सही काम कर रहा है। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स है ना ओपन सिस्टम्स विद कॉन्जुगेशन, सही है जी, ओपन सिस्टम्स विद कॉन्जुगेशन, यानी कि ओपन सिस्टम में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइन जैसे जो सिस्टम है, तो उनके अंदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना ऑब्जर्व वैल्यू उससे ज़्यादा आती है, वो एग्जेजरेटेड आती है, वो हाई आती है एज़ कम्पेयर टू दी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्साल्टेशन। वो कहता है कि ये फिनोमिनन जो है बेंजीन में नहीं नज़र आता हमें, लेकिन बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव लाइक एसिटोफिनोन, स्टाइरीन और फिनेंथ्रीन जो है ना, सॉरी एंथ्रासीन, उसमें भी ये फिनोमिनन हमें नज़र आता है। तो ऑप्टिकल एक्साल्टेशन एक अच्छा फिनोमिनन है। ये ज़रा डिफरेंट है सवाल के तौर पे। अगर एक एडवांस लेवल का सवाल आए तो इस टाइप का सवाल वो हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली छोटी बात थी, तो इसको हम अभी इसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं, और साथ हम इसमें देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, और फिर डाइपोल मोमेंट भी इंशाल्लाह यहीं पर शामिल करते हैं।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पहले एक बहुत अहम बात मैं आपको बताना भूल गया, ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नापने के लिए आप एब्स रिफ्रैक्टोमीटर और पुलफिच रिफ्रैक्टोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हुए अब हम बात कर रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो असल में किसी स्पीशीज़ की उस सलाहियत को कहते हैं, द पावर ऑफ ए सब्सटेंस टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर आपके पास दो चार्ज प्लेट्स हैं तो उनके दरमियान में जो चार्जेस हैं ना, उनके दरमियान में जो कशिश की क़ुव्वत है, फॉर एग्जांपल दो चार्ज प्लेट्स तो छोड़ें, हमारे पास कोई स्पीशीज़ हैं, कोई चार्ज पार्टिकल्स लाइक सोडियम है, क्लोरीन है, तो ये दोनों चार्ज आयंस हैं और इनके दरमियान में कशिश की क़ुव्वत है। उस कशिश की क़ुव्वत को कोई लिक्विड या कोई सॉल्वेंट कितना कम कर सकता है, इसे समझने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस्तेमाल करते हैं। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। इसका मतलब है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स को पानी में डाला जाएगा तो उनकी आपस की कशिश की क़ुव्वत को पानी 80 टाइम्स डिक्रीज करेगा। एसीटोन के लिए वैल्यू 20 है तो ये डिक्रीज 20 टाइम्स हो जाएगा। सही है जी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमने जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन कह देते हैं, और एप्सिलॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हम चीज़ों की कैपेसिटेंस उस मीडियम में नापते हैं और उसे कंपेयर कर लेते हैं कैपेसिटेंस इन वैक्यूम से। वैक्यूम जो है ना वो चीज़ों के दरमियान जो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में कशिश की क़ुव्वत को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता ऑलमोस्ट। तो फिर हम इस रेशो से जो है ना मीडियम, जो भी मीडियम है लाइक वो वाटर है, एथेनॉल है, मेथनॉल है, एसीटोन है, तो उसके अंदर जो कैपेसिटेंस है उसे वैक्यूम से कंपेयर करते हैं और इससे हमें उसका एप्सिलॉन मिल जाता है। अगेन ये भी एक रेशो है तो इसके लिए कोई यूनिट जो है वो हमें नहीं मिलेगा। अलबत्ता ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि पोलर स्पीशीज़ के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, नॉन पोलर के लिए इसकी वैल्यू कम आएगी। पोलर स्पीशीज़ चार्ज पार्टिकल्स को बेहतर तौर पे सेपरेट कर सकते हैं और इसी वजह से पोलर पोलर में हल हो जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है ना जिन चीज़ों का, वो ज़्यादा पोलर चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन भी है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ अब हम बात कर रहे हैं एक और रिलेटेड टर्म की, वो है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को भी साथ ही देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट को म्यू से जाहिर किया जाता है। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। डाइपोल मोमेंट जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए है कि डाइपोल मोमेंट जो है ना वो हमें एप्लीकेशंस इसकी साथ ही देख लेते हैं हम। डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन से पहले मैं बता दूं कि इसके यूनिट मीटर कूलम हो सकते हैं, इसके यूनिट डिबाई हो सकते हैं, और जो 1 डिबाई है ना वो इक्वल होता है 3.336 10⁻³ मीटर कूलम की। सही हो गई थी बात। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? डाइपोल मोमेंट से आप नंबर 1 परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला आपको एफएससी की किताब में ही मिल जाएगा। डाइपोल मोमेंट से जो है ना वो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपके पास जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है और बाकी फ़ायदे इससे ही मिलते जुलते हैं, तो हम इसको ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है ना वो इसके लिए एक और छोटी सी टर्म देख लें। अगर तो आपके पास है ना कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एच और HCl, इसे मैं कह रहा हूँ होमोएटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये हेटेरोएटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमोएटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स एक जितना पुल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। जब चार्ज सेपरेशन आती है ना तो डाइपोल मोमेंट बनता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। हेटेरोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट जो है वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो उससे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो लगाकर जिसमें एक लाइन हो, आप डाइपोल मोमेंट उसका जाहिर कर देंगे। तो इसमें तो एक ही बॉन्ड है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल की बात करूं तो पानी में एक डाइपोल मोमेंट ये है, सॉरी ऊपर की तरफ होना चाहिए, एक डाइपोल मोमेंट जो है ना वो ये है, एक डाइपोल मोमेंट ये है। अब क्योंकि यहाँ पर दो डाइपोल मोमेंट है तो हर बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को आप कह देते हैं कि ये बॉन्ड मोमेंट है, और बॉन्ड मोमेंट को ऐड कर लें तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आ जाता है। अच्छा, अब डाइपोल मोमेंट कब आता है कब नहीं आता, इसके हवाले से हमने बात करनी है इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक में तो मैंने बता दिया होमोएटॉमिक होंगे नहीं आएगा, हेटेरोएटॉमिक है तो आएगा ही आएगा अगर उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.5 से 1.7 है, यानी कि वो नॉन पोलर नहीं है। तो नॉन पोलर का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलर एटम्स और ऐसे एटम्स जिनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.4 तक है, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उसके बाद वालों के पोलर होते हैं।
अगर बॉन्ड पोलर है तो फिर आपको जो है ना ये वाली साइंस देखनी पड़ेगी कि अगर वो दो एटम है तो वो आमतौर पर नहीं, हमेशा ही उनके अंदर पोलैरिटी होगी, उनके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जिसकी कम है उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। अब हमने आना है पॉली एटॉमिक सिस्टम्स की तरफ। उनकी क्या बात है, उनको कुछ मिसालों से समझते हैं। पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स के लिए बेस बातें जो है ना, मेन बातें वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप याद रख लें। आपके पास मान लें कि एक पॉली एटॉमिक मालिक्यूल है। पॉली एटॉमिक मालिक्यूल हो सकता है AB3 टाइप का, वो हो सकता है AB4 टाइप का, वो हो सकता है AB2 C टाइप का, AB3C टाइप का, और वो हो सकता है AB2C2 टाइप का। तो इस तरह के मुख्तलिफ मालिक्यूल हो सकते हैं। अच्छा, एक और भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, AB3E टाइप का लिख लेता हूँ। अच्छा, याद रख लें कि अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं ना, यानी कि 3 एटम वाले, 4 एटम वाले, 5 एटम वाले, 6 एटम वाले, और उनके अंदर जो एटम्स हैं ना, उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.4 से ज़्यादा है। पहली शर्त, 0.4 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि उस मालिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल मोमेंट नहीं है। सही होगा जी। बात दोबारा से क्लियर कर लें। आपके पास 2 एटम वाला मालिक्यूल है, अगर सिमिलर एटम है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.4 है, उसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। 0.5 से 1.7 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उसमें डाइपोल मोमेंट है। क्लियर हो गई बात। ट्राई एटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक, हेक्साटॉमिक मालिक्यूल्स हैं, और उसके अंदर आप मुख्तलिफ सिनेरियो देख रहे हैं। मैंने कुछ सिनेरियो लिखे हैं। अब यहाँ पर ये फाइनल कर लें कि अगर जो मालिक्यूल है ना, उसके अंदर 3 तरह के एटम हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.4 से ज़्यादा है, और 3 तरह के एटम है, उसमें डाइपोल मोमेंट होगा। 3 तरह के हैं, डाइपोल मोमेंट होगा। 3 तरह के हैं, डाइपोल मोमेंट होगा। लोन पेयर आ गया, डाइपोल मोमेंट होगा। सही हो गई जी बात। सारी केसेस समझ लें। अगर 3, 4, 5, 6, 7 एटॉमिक मालिक्यूल हैं, ट्राई एटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक, हेक्साटॉमिक, हेप्टाटॉमिक, और उनके अंदर आपको 3 तरह के एटम नज़र आ गए जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ ना कुछ फ़र्क है, डाइपोल मोमेंट होगा होगा होगा। अगर लोन पेयर आ गया तो डेफिनेटली होगा। सही है जनाब। सिर्फ एक ही सिनेरियो है जिसके अंदर पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट नहीं होता। वो क्या है कि ये 2 तरह के एटम हो, एक सेंट्रल एटम हो, यानी कि मैं इसे मेंशन कर दूं कि 2 टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए। सही है जनाब। 1 सेंट्रल एटम होना चाहिए, अदर्स अटैच्ड एटम्स होने चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। सही है। तो अगर ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी ना, तो फिर उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। मिसालें देख लें ज़रा। एक मालिक्यूल है जिसे आप CO2 कहते हैं। एक मालिक्यूल है बिल्कुल इससे मिलता जुलता CS2 है। एक मालिक्यूल H2O है। एक मालिक्यूल SO2 है। एक मालिक्यूल SO3 है। एक मालिक्यूल CH4 है। एक मालिक्यूल CHCl3 है। अब इन सब मालिक्यूल्स में मैं ये फाइनल करना चाह रहा हूँ कि किस में डाइपोल मोमेंट होगा, किस में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। यहाँ पर एक बात क्लियर कर लें कि यहाँ पर अक्सरियत जो है ना, वो ऐसी चीज़ों की है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है। सही है जनाब। अब आ जाते हैं, सबसे पहले मेन मालिक्यूल्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं कि उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, वो CO2 है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एटम हैं, लेकिन ओनली 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। एक एटम सेंट्रल है, बाकी अटैच्ड हैं। कार्बन की अगर आप बॉन्डिंग देख लें तो उसमें कोई लोन पेयर आपको नहीं नज़र आ रहा। 2 टाइप के एटम, शर्त पूरी हो गई। एक सेंट्रल एटम ओके, बाकी अटैच्ड एटम ओके, लोन पेयर कोई नहीं है ओके जी, इसका डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा। सही है। देयर इज नो डाइपोल मोमेंट। CS2 में भी नो डाइपोल मोमेंट, सेम बेसिस पर। H2O में लोन पेयर है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा 1.85। SO2 इसमें भी लोन पेयर है, सल्फर की आप बॉन्डिंग देखेंगे ना तो 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट होगा 1.61। SO3 को देखें, सल्फर 2 टाइप के एटम, एक सेंट्रल एटम बाकी अटैच्ड एटम, लोन पेयर कोई नहीं है, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। मीथेन, इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क वैसे ही कम है, तो ये तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म, 3 टाइप के एटम हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क, 3 टाइप के एटम, इस तरह का मॉलिक्यूल है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। मजीद मैं यहाँ पर वाजे करता चलूँ कि ना सिर्फ ये ज्योमेट्री बताता है, बल्कि इससे सिस और ट्रांस में भी फ़र्क किया जा सकता है।
तो जो डायपोल मोमेंट है उससे सिस ट्रांस में फ़र्क किया जा सकता है। याद रख लें सिस का डायपोल मोमेंट हायर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर के। सही है जनाब। अगर हम बात करें ऑर्थो, मेटा और पैरा जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ऑर्थो वाले का जो है ना वो नंबर 1 पर आ जाएगा, मेटा वाले का नंबर 2 पर, पैरा का नंबर 3 पर, क्योंकि पैरा वाला जो है ना उसमें ऑपोजिट एंड्स पर डायपोल बन रहे होंगे। सही हो गई थी बात। तो आमतौर पर अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, तो यानी कि एक ही तरफ पुल कर रहे हों सिस्टम से बाहर, बेंजीन से बाहर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हों, तो ऑर्थो वाले का ज़्यादा आता है, फिर मेटा वाले का, फिर पैरा वाले का। सिस वाले का ज़्यादा आएगा, ट्रांस वाले का कम आएगा। बाकी बातें मैंने यहाँ पर बता दी। एक बात मैं और बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है ना दो मेथड भी हैं जिनसे आप मालूम कर सकते हैं। जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है, इसको मालूम करने के दो तरीके हैं। एक को वेपर टेम्परेचर मेथड कहते हैं, एक को रिफ्रैक्शन मेथड कहते हैं। इसके बाद ये सारा ऐसा मुकम्मल करने के बाद आपको 3 प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मटेरियल्स डायमैग्नेटिक हो सकते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक फील्ड के लिए अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। अल्फ़ा के हवाले से सनाउल्लाह साहब की बुक में मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसका एक टॉपिक लिखा गया है, तो वहाँ पर आपको अल्फ़ा मिल जाएगा। अगर अल्फ़ा जो है वो लेस देन 1 है तो ये पैरामैग्नेटिक स्पीशी है, और अल्फ़ा जो है वो 1 आ जाए तो फिर आप इसे कह देते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक स्पीशी है। सही हो गई जी बात। तो अल्फ़ा की वैल्यू के हिसाब से आप पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और जो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाए तो वो एयर होती है। सही हो गई जी बात। अल्फ़ा की वैल्यू 1 एयर के लिए, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ के लिए, और ग्रेटर देन 1 डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ के लिए हो जाती है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन है ना, इसके लो आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में नाप सकते हैं। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसे गॉस बैलेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि गॉस बैलेंस जो है वो क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप उससे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसे मेजर करते हैं। तो आप एक स्पीशी को ना एक वो रॉड के ज़रिए से, वायर जैसे आप कहते हैं कि एक तार के ज़रिए से मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में लगाते हैं। जब वो अंदर होती है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं। अगर वो उसके अंदर से गुजरना चाहती हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको बाहर ज़्यादा वज़न रखना पड़ेगा। अगर वो डायमैग्नेटिक है तो वो पुश अप हो जाएगा, क्योंकि वो फील्ड से बाहर निकलना चाहता है, तो फिर आपको वहाँ पे वज़न कम करना पड़ेगा उसे बैलेंस करने के लिए, और उस वज़न से आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नाप लेते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना ये आपको देखनी चाहिए हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट जो है वो बोहर मैग्नेट्रॉन है, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपने इस हिस्से को जनरली पढ़ लेना है एक बारी, बहुत ज़्यादा जनरल भी नहीं, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं, लेकिन एक बारी गो थ्रू करने वाला टॉपिक ही है। इसके साथ हमारा लिक्विड्स का पोर्शन मुकम्मल हुआ। आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि टाइम कम लगाऊं और मेन इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं, लेकिन फिर भी टाइम थोड़ा सा लग गया। लेकिन टाइम तो लगाना पड़ेगा ज़िंदगी भर। अगर एक कम से कम एक अच्छा लॉन्च पैड लेना है तो यू विल हैव टू स्ट्रगल फर्स्ट। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।